सो आप एक बुक पब्लिशिंग हाउस में एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे गुड़गांव में काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। उन 3500 में से या 3200 स्टॉक्स में से मैं चूज करूँ 10 और 15 मैक्सिमम स्टॉक। तो इन अ सेंस वी आर सेइंग कि हम डिपेंडेंट हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर। कंपनी को कंप्लायंस के तौर पे बताना पड़ेगा कि उसने पूरे 3 महीने में क्या काम किया है। पर ये अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैंने 20 पे लिया और गिरेगा नहीं, गिरता है, उसके बाद भी गिरता है वो, क्योंकि टॉप बॉटम तो कोई पकड़ सकता है। तो अब मान लेते हैं कि आपका ₹1,00,000 का कैपिटल है और 5 स्टॉक चूज किए हैं आपने। ठीक है, क्या असाइन कैसे करते हैं कैपिटल, किस बेस पे, किसको? 40% ईच। अब एक कोई आया जो मुझे बहुत पसंद है बट मैं उसको ले नहीं पा, तो वो 5 में से मैं उसको काटूंगा जो लॉस कर। डायमंड और ये सिल्वर और ये गोल्ड का मतलब क्या है? हाँ, तो बड़े वाले जो स्टॉक होते हैं तो बट उसमें मूवमेंट नहीं होता है। अप्रैल से अभी तक 75% रिटर्न और लास्ट ईयर वाज 60-70%। 500 के 5 स्टॉक्स ये तो बैठ ही गए हैं, मूव ही नहीं हो रहे हैं या नेगेटिव आरओआई पे बैठे हो? मतलब एवरी 3 मंथ और एवरी क्वार्टर में तो मेरे एक पैरामीटर ऐड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माय लर्निंग, जो जिसकी वजह से वो गिरा है। तो बैलेंस शीट में एक ही लाइन देखनी है मुझे, बोरोइंग्स की। बोरोइंग्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, मुझे ना उसके कैपिटल से क्या मतलब, इसे कैपिटल कितना है कुछ है, खाली बोरोइंग्स देख। मुझे ये नहीं पता था कि जो फिल्टर्स लगा रहा हूँ या जो इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ वो रिपीट भी होता है। अगर एनालिसिस के बियॉन्ड चला जाता है कुछ, कट इट, एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। ओके, सो प्रकाश बेहुरा, यस करेक्ट। आपने 2011 से यूर इनटू ट्रेडिंग। विल गेट इनटू द स्पेसिफिक्स के एक्टिवली कितना किया है, पैसिवली कितना किया है। तो 10-12 साल प्लस ओवरऑल मार्केट एक्सपीरियंस है, बट विल गेट टू नो कितना वो वाला है। ठीक है। आप कह रहे थे अभी ऑफलाइन के आपने सब ट्राई किया है, F&O ट्राई किया है, स्टॉक ऑप्शन ट्राई किया है, स्विंग कर रहे हैं आजकल आप। स्विंग कितने समय से कर रहे हैं लगातार? स्विंग मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से, 3.5 ईयर। अच्छा, 3-4 साल से। तो जब ये बीच में F&O की लहर आई थी मार्जिन रूल के बाद और कोविड के बाद स्पेशली, तो उसमें बहे नहीं आपने F&O नहीं किया? उस टाइम पे मैंने नहीं किया। उस टाइम आई स्टार्टेड इनटू इक्विटी रिसर्च एंड ऑल। तो उससे पहले मैंने कोविड से जस्ट पहले मैंने छोड़ दिया था फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो आप एक बुक पब्लिशिंग हाउस में एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे गुड़गांव में काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ओके, तो दिस इज़ मोर लेस द बैकग्राउंड जहाँ से आप आते हैं। अभी आप स्टॉक मार्केट का मेरे को बताइए पहले, आज की तारीख में आजकल क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो आजकल? मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जो स्टॉक्स है पहले मैं फंडामेंटली उनको देखता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे 3000 या 3500 स्टॉक्स डेली बेसिस पे ट्रेड कर, एंड मैं चाहता हूँ कि उन 3500 में से या 3200 स्टॉक्स में से मैं चूज करूँ 10 और 15 मैक्सिमम स्टॉक्स टू ट्रेड। इट्स नॉट कि पूरा मैं मतलब कोई टीवी में मुझे किसी ने कुछ बोल दिया या फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो मैं टेक्निकल बेसिस पे उसको ट्रेड करता हूँ। मैं वैसे नहीं करता। मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं जब आने चालू होते हैं आफ्टर इन्फोसिस एंड टीसीएस, तो मैं उनको फिल्टर, मेरे फिल्टर्स हैं कुछ, मैंने फिल्टर इनको 1-2 वेबसाइट्स यूज करता हूँ। तो उस फिल्टर के होने के बाद जो स्टॉक आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टॉक्स आए आफ्टर दोज फिल्टर्स, जो मैं उन 100 स्टॉक्स में भी डीप डाइव करता हूँ, फर्दर देखता हूँ एक एक कंपनी को जाके, जो मेरे पैरामीटर्स है, जो मैंने सोचा है कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना होना चाहिए या एबिट कितना होना चाहिए या we'll get into that. हाँ। सो वो सारा करने के बाद मेरे पास एक क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मैक्स टू मैक्स 10 कंपनीज, 10 कंपनीज के अलावा मैं किसी में ट्रेड नहीं। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को पहले फिल्टर करते हो, विच इज़ एन ऑब्वियस थिंग, फिल्टर करना पड़ेगा। यस, बट आप क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे हर क्वार्टर में फिल्टर करते हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स? हाँ। सो जो 1-2 वेबसाइट में यूज करता हूँ उसमें क्या है कि आप जैसे फिल्टर्स डाल दें कि 10 आपके फिल्टर्स है, तो आपने जैसे फिल्टर कोई एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल, फिल्टर के एग्जांपल दो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक तो ऐसे फॉर एग्जांपल पता, एंड देन प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होना चाहिए, ईपीएस उसका पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। सो जब ये जैसे मैंने पैरामीटर्स डाले हुए हैं, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और अगर ये फिल्टर्स एप्लीकेबल होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आई गेट ए नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट कि ये फिल्टर पे आया है ये आफ्टर दिस क्वार्टर रिजल्ट।
तो फॉर एग्जांपल कि कल जो है कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, तो अब जब वो वेबसाइट पे अपलोड होता है वो नंबर्स उस क्वार्टर के, और अगर वो मेरे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आई गेट ए नोटिफिकेशन ऑन माई ईमेल। और अदरवाइज आई जाके भी मैं चेक करता हूँ वेबसाइट के अंदर कि हाँ उस वाले मेरे फिल्टर में कोई स्टॉक आया है, नया है, नहीं आया। मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि डेली 3 to 5 स्टॉक्स आते हैं। 5 स्टॉक्स डेली? डेली आते हैं बिकॉज रिजल्ट्स का जब टाइम होगा ना, बिल्कुल जैसे टीसीएस अच्छा, ड्यूरिंग रिजल्ट हाँ रिजल्ट टाइम आता है। और उस डे पे फॉर एग्जांपल 70-80 कंपनीज ने जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया, बट मेरे फिल्टर में सिर्फ 4-5 ही आए। और उस 4-5 स्टॉक्स को मैं फिर क्या करता हूँ, डिटेल में जाता हूँ देखने। अब डिटेल ओके कुछ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ ये चीज़ में देख के भी अगर मैं 15-20 मिनट्स अगर किसी कंपनी में स्पेंड करता हूँ तो मुझे लग जाता है कि ये मेरे ट्रेड करने वाला स्टॉक है करके। तो जैसे जैसे रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल 5 आए तो मैं 5 में से अगर मुझे एक मिलता है कोई मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से, तो मैं उसको लेके वॉच लिस्ट में रखता। आई डोंट ट्रेड दो स्टॉक, इमीडिएट ट्रेड नहीं करूँगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो आज ही जाके ट्रेड करना, मैं वैसे नहीं करता उसको, तो मैं उसको वॉच लिस्ट पे रखता हूँ। सो एवरी क्वार्टर मेरे पास 15 से 20 स्टॉक होते हैं ऐसे ट्रेड करने। कभी कभी 10 भी होते हैं कि कोई क्वार्टर ऐसे गया जब सभी कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आ रहे होते हैं, तो मेरे सेट हो गए 10 स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है। जब वो बहुत अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जब वो हमारे क्राइटेरिया में होता है, तो कई बार क्या होता है अपर सर्किट पे होता है 40% होता है या कोई डिपेंडिंग ऑन द सर्किट लिमिट्स जो, तो मैं उनको उस टाइम पे ट्रेड नहीं करूँगा। आई वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मुझे बाय कब। तो मेरी जो वॉच लिस्ट है आई मतलब एक बार दिन में जब मार्केट आवर्स क्लोज हो जाती है, जब मैं जॉब से फ्री होता हूँ, तो मैं फिर उनको देखता हूँ कि ये मेरे सेटअप पे है कि नहीं तो बाय। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं। हाँ जी, मेरे कुछ सवाल हैं क्योंकि हम स्टॉक्स फिल्टर कर रहे हैं, तो इन अ सेंस वी आर सेइंग कि हम डिपेंडेंट हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर। कंपनी को कंप्लायंस के तौर पे बताना पड़ेगा कि उसने पूरे 3 महीने में क्या काम किया है, उस काम के बेस पे कितना पैसा कमाया है, खर्चे कितने किए हैं, प्रॉफिट कितना कमाया है। यस। और उसके बाद कुछ रेशियोज जैसे ईपीएस देख लिया आपने, कुछ और एक दो देखे होंगे। एग्जैक्टली कुछ है एक दो चीज़ें जो रेशियो के तौर पे आप देखते हो इसमें? रेशियो में मेरा फोकस मेनली होता है हाई ग्रोथ स्टॉक्स। तो मैं जैसे 50,000 के मार्केट कैप के ऊपर वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उसका, बट वो इतना बड़ा मार्केट कैप है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी। मुझे वो कंपनी चाहिए जिसमें मूवमेंट हो रही हो, और 50,000 के नीचे वाले जो होते हैं उसमें मूवमेंट्स होती है। नीचे का कोई लेवल है कि इससे कम से कम इतना होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? दोनों का रेंज है या सिर्फ ऊपर का ही रेंज है? नीचे में 1000 मतलब आई प्रेफर कि 2000 के ऊपर होना चाहिए उनसे, बिटवीन 2000 to 50,000। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप दोनों चलेगा? दोनों चलेगा। मेनली मेरे सारे स्टॉक्स स्मॉल एंड मिड कैप होते हैं। मैं उनमें बिल्कुल जो 500 के नीचे या 1000 के नीचे मैं उनको देख। स्मॉल कैप मिड कैप जनरली जितना कैपिटलाइजेशन कम होता जाता है, जनरली रिस्क बढ़ता रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। या आई नो। ओके, तो अब आपने अपना ये स्टॉक उठा लिया और वॉच लिस्ट में डाल दिया। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब वॉच लिस्ट में मान लो कि 10 स्टॉक आ गए, व्हाट कितने समय तक ऑब्जर्व करोगे और क्या ऑब्जर्व करोगे? अच्छा, मैं जब भी पोर्टफोलियो बनाता हूँ अपना, मेरे पोर्टफोलियो में 4-5 स्टॉक से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ कि अगर मेरे 15 स्टॉक आ गए तो उन 15 स्टॉक में मैं इक्वली लगा दूँ। मैं वैसे नहीं करता। तो मैं उनमें से जैसे मैं डेली देख रहा हूँ, है ना, इवनिंग में मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आउट ऑफ दोस 15 मुझे एक स्टॉक मिला है जिसमें मैं एंटर कर सकता हूँ, मेरे एंटर की क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तब मैं उस स्टॉक में सिर्फ एंटर करूंगा ऑफ माई 20% ऑफ कैपिटल। क्या आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है इसमें टेक्निकली? मैं बहुत ज्यादा कुछ वैसा यूज नहीं करता, मैं तो EMAs बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल काइंड ऑफ। मैंने क्या कर रखा है चार्ट पे, इट्स फाइन, 10 to 100 तक मैंने लगा रखा है, 10, 20, 30 ऐसे करके 100 EMAs। तो अब जब रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो EMA से बहुत दूर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सारे स्टॉक्स जो है ना वो अपने एवरेजेस पे जरूर आते हैं। तो
अब क्या हुआ कि वो move तो कर गया बट वो ये में से बहुत दूर है, तो आई वोंट बाय दैट स्टॉक। मैं वेट करूंगा जब एटलीस्ट वो 20 पे आए, मिनिमम 20 ये में पे वो होना चाहिए टू एंटर। अगर 20 के आसपास मुझे दिखता है तो फिर मैं एंटर करने लगता। एक तो मैं ये में स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ टू एंटर, दूसरा आई फॉलो द प्रीवियस हाई वाला स्ट्रैटेजी। तो फॉर एग्जांपल Okay. एक हाई था पहले कुछ, देन स्टॉक वेंट अप आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, फिर नीचे आया हो, तो जो उसका प्रीवियस वाला हाई है ना, उस लेवल पे भी मैं एंटर करता हूँ। क्योंकि रिट्रेस होके मोस्टली, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जो स्टॉक्स होते हैं जो इससे पहला वाला जो हाई होता है वहां तक वो रिट्रेस होता है। अब वो चाहे स्टॉप लॉस लोगों को हिट कराने के लिए हो या कुछ भी हो सकता है, जो ऑपरेटर या कोच कौन कर रहा है वो नहीं पता, बट वहां तक आने पर मैं हेविली एंटर करता हूँ। अच्छा, अब ये मैं कैलकुलेटेड गेस ले रहा हूँ यहाँ से कि तो अगर टेक्निकली यू आर लुकिंग एट कि 20 का ईएमआई जब तक नहीं आता आई विल नॉट टच इट, तो पहले मैं पूछूंगा आपसे कि 20 ईएमआई ही क्यों, एंड सेकेंडली अगर वो ओवर हीट हो गया है, अभी रिजल्ट आया है वो एकदम से वोलेटाइल हो गया है और आप कह रहे हो कि जब तक पिछले हाई पे नहीं आ जाता मैं टच नहीं करूँगा, चाहे वो गिर के आए चाहे वो चढ़ के आए, वेयर एवर। अब ये जो हाई वाला पॉइंट है कि हाई तक नहीं आ जाता तब तक नहीं, तो यहाँ पे मेरा पहला सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया कि BCA में क्यों। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस ऐसा करने से, ऐसा इंतज़ार करने से, इस रिस्क एवर्स स्ट्रेटजी, मतलब रिस्क से बच के चलने वाली स्ट्रेटजी है जो आप कह रहे हो, बट ऐसा करने से सिंस आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे स्टॉक में आया हो, रिजल्ट अच्छा आया, और उसके बाद वो कभी ये में आया ही नहीं हो 20 पे, वो ऊपर ही जाता रहेगा, बट मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि मैं किसी चीज़ को ये कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक जेन्युइन लेवल पे उसको बाय करूँ। जेन्युइन लेवल मीन्स मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैं बाय करूँ। ये नहीं कि अभी 20% हो गया तो मैं 20% सर्किट पे उसको ले लूँ फॉर अनदर 20%। इंस्टेड ऑफ, हाँ, वो करने से अच्छा मैं ये कोशिश करता हूँ, अगर 20% का कैंडल है और वो नीचे रिट्रेस होके आ गया, 15% गिर गया फॉर टू टच 20 EMA और 30 EMA, फिर मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको टॉप पे बाय कर लूँ, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और मेरे जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि जब भी ऐसा होता है रिजल्ट अच्छा आता है, सूट तो कर जाता है, 1-2 होगा 10 में से, या 1 होगा जो नहीं आया मेरे हाथ, बट 1 तो आते हैं, चाहे वो 2 महीने लग जाए या 1-1.5 महीने लग जाएगा, तो उसमें से वो आना ही है उसको। ये तो वो या तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या कोई ऐसे न्यूज़ आ गया मार्केट में किसी चीज़ को लेकर, इलेक्शन का कुछ आ गया, किसी तरह कुछ आ गया, रीज़न कुछ भी हो, बट उस आता है मोस्टली। तो मैं इंस्टेड ऑफ चेजिंग दोज की जो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं उनके पीछे मैं पढ़ूँ, मैं आराम से बैठता हूँ कि जब वो मेरे लेवल पे आएंगे तब मैं उसको बैठ। तो फेयर इनफ, स्विंग के लिए इट मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग शायद कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, मे बी उस केस में आप उसको चेज कर सकते हो। अगर आप चेज करोगे, आई वांटेड टू नो इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि अगर आप चेज करोगे स्विंग के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप में हो, दूसरा आप उस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत वोलेटाइल हो रहा है। यस, तो आई काइंड एग्री विद यू ऑन दैट थॉट। इससे थोड़ी शांति भी रहती है। हाँ, मैं मतलब डर कम लगता है, शांति तो है बट डर भी थोड़ा कम लगता है कि मैंने ठीक लेवल पर लिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने 20 पे लिया और गिरेगा नहीं, गिरता है, उसके बाद भी गिरता है वो, क्योंकि टॉप बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता। बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि अच्छा, मैंने तो वहां पे लिया है ना, तो मेरा जो रिस्क है वो कंपेयर टू अदर्स जिन्होंने उनको टॉप पे बाई किया है, उनसे तो कम है ना। अगर वहां से 10% भी जाएगा, तो अब मान लेते हैं कि आपका ₹1,00,000 का कैपिटल है और 5 स्टॉक चूज किए हैं आपने, ठीक है, तो आपका क्या असाइन कैसे करते हैं कैपिटल, किस बेस पे, किसको? 40% ईच। मैं सोच के बैठा है कि इस बार मतलब 5 मेरे रडार पे आ रहे हैं लेने के लिए। मैं तो वैसे एक बार में कभी मैंने 5 स्टॉक ली है, तो मैंने सोचा है कि जैसे कि कैपिटल के हिसाब से 1 लाख के हिसाब से मान लो मुझे 5 स्टॉक लेना है, तो अगर वो मेरे फिल्टर वाले स्टॉक में से कोई एक आया है अभी, तो मैं सिर्फ एक ही लूंगा उस टाइम, एंड वेट फॉर अदर 4। ये नहीं कि मैं पूरा डाल दूं उस एक में। हाँ, कैपिटल चाहिए होगा आपको हाँ, अगले अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फिर जैसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर कोई एक स्टॉक आएगा, 15 में से मुझे तो मिल ही जाता है। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब
10 दिन के अंदर मेरा एक पोर्टफोलियो बन जाता है, मतलब क्वार्टर में मेरे 2 या 3 बार मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। 10-12 दिन के अंदर उनमें से कोई ना कोई नीचे मुझे मिलता है, तो मैं लेकर आता हूँ। तो एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 डेज लगते हैं, मतलब 2 वीक्स टाइम, तो बन जाता है। 5 स्टॉक तो मिल ही जाता है। कुछ कैपिटल को आप बफर में भी रखते हो कि कोई पता नहीं एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और पैसा ना हो, या मान लो कि आ गई, मैं आपको सिचुएशन में डालता हूँ, ठीक है। आपका सारा कैपिटल यूटिलाइज हो चुका है, आपके पास जीरो मार्जिन पड़ा है और एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आया जो कि आपके पैरामीटर्स के बेस पे बाकी सबको बीट कर रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब टेक्निकल भी और फंडामेंटली भी। तो उस केस में अब आप कहोगे यार ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, शायद 10 दिन में दे देगा जो दे सकता है, पैसा कहाँ से लाऊं, तो क्या करते? मैं उसमें एक बढ़िया चीज, मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया चीज करता हूँ। तो वो जो 4 होते हैं ना, 5 होते हैं मेरे पास। अब एक कोई हाँ। आया जो मुझे बहुत पसंद है, बट मैं उसको ले नहीं पा रहा था। अब वो हाँ, 5 में से मैं उसको काटूंगा जो लॉस कर, मान लो कि थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं सारे, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा। फिर भी मैं काट दूंगा उसको। थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, जैसे मान लो 2% 3% मुझे कोई दे रहा है, बट हाँ वो जो हाँ स्टॉक है मेरे, क्योंकि मैं उनमें भी ना 3-4 जो मेरे 15 स्टॉक होंगे ना, उसमें भी मेरे पैरामीटर अलग अलग रहेंगे कि मैं उनको डायमंड, सिल्वर ऐसे करके नाम रखा हुआ है। तो अच्छा। इफ आई गेट ए डायमंड काइंड ऑफ स्टॉक, जो मुझे जिनको मैं डायमंड बुलाता हूँ, तो फिर मैं जो नहीं परफॉर्म कर रहा है, मुझे 2% दे रहा है या फॉर एग्जाम्पल 5% दे रहा है, तो आई बुक दैट। कम दे रहे हैं, हाँ। हाँ, 5% उस पर बुक करूंगा, तो आई एंटर इनटू डायमंड काइंड ऑफ, जो मेरे भाषा में जो डायमंड है उसमें मैं एंटर कर जाता हूँ। तो कैपिटल ऐसे कभी रहा नहीं कि मैं, मतलब मेरे पास कैपिटल नहीं हो तो मैं अच्छे स्टॉक नहीं ले पाता, मैं नहीं लेता हूँ, उसको काटा फिर। अब मेरे को बताओ, अब आपने बोल दिया है तो मेरे को सुनना है कि डायमंड और ये सिल्वर और ये गोल्ड का मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या है कि मैंने ना एक रेटिंग सिस्टम ने अपने लिए बना रखा है। तो अब जैसे 15 स्टॉक आ गए, तो मैंने हर चीज़ को ना एक रेटिंग दे रखा है। जैसे कि अगर सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है तो ए की रेटिंग है उसका, अगर 8 to 10 है तो बी की रेटिंग है ओके। ना, इस तरह का रेटिंग है। तो अब मेरे मान लो 20 पैरामीटर्स हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल, तो जैसे सेल्स है या प्रॉफिट है, ऐसे करके मेरे 20-25 पैरामीटर्स। अब वो 20 पैरामीटर्स को मैंने ABC के रेंज पे रेटिंग्स दे रखी है। ओके। तो जब मैं आप अपना डेटा अपने सीट पे डालता हूँ एक्सेल, तो वो क्या करता है, अब वो सब रेटिंग आएगा, किसी को ए मिलेगा, किसी एक पैरामीटर को, किसी को बी मिलेगा, ऐसे करेगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एनीथिंग अबव 9 की रेटिंग, मतलब 10 इज द हाईएस्ट और 1 बीइंग द लोएस्ट, तो अगर 9 के ऊपर की रेटिंग की वो स्टॉक, दैट इज डायमंड फॉर मी। 9.5 अच्छा। समटाइम्स 9.6, क्योंकि उसमें सब कुछ हाँ। अच्छा है। और अगर किसी की 8 से लेके 9 के बीच की रेटिंग है, मतलब वो ऊपर ऊपर ओके। 7 से ऊपर ही रहते हैं मेरे सारे, मतलब मेरी रेटिंग के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो स्टॉक को फिर मैं क्या करता हूँ, सिल्वर मान के चल, बाकी उसमें स्लैब में रहते हैं। तो डायमंड फॉर मी इज एनीथिंग अबव 9.4 9.5 काइंड ऑफ रेटिंग, तो वो मेरे लिए डायमंड। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके पोर्टफोलियो में मिक्स क्या होता है, मतलब आपकी रेटिंग के हिसाब से डायमंड कितने होते होंगे, या ऐसा कुछ नहीं है, सेट नहीं है, कभी कोई होता है कभी? डायमंड तब ज्यादा होता है जब मार्केट में ना कुछ अचानक ही हो गया, जैसे इलेक्शन का टाइम, जैसे जून को हुआ अच्छा। था, तो उसमें क्या करूँगा मैं जब शायद रिव्यू कर रहा था एक बार अपना PNL, तो मैंने कुछ में ना आपको दिखेंगे जैसे बहुत ज़्यादा लॉस, 70-80,000 काइंड ऑफ। तो अब वो लॉस जो है वो इसलिए नहीं कि वो लॉस है, मैंने क्या करा होगा, स्विच करा होगा। तो कुछ ऐसा अचानक कॉल आया, तो जो मेरे पास सारे 5 होंगे ना, तो आई सेल दोज 5 कंपनीज, और मैं डायमंड वाले 5 में एंटर कर। तो उससे क्या होता है कि जब रिकवरी आती है, तो वो जो स्टॉक होंगे ना, वो बहुत तेजी से रिकवर करेंगे कंपेयर टू द सिल्वर वंस एंड जो दूसरे वाले। तो एंट्री एंट्री अपने को समझ लग गई, और किस तरह के स्टॉक्स हैं वो भी समझ। एग्जिट किस बेस पे करते हो आप? एग्जिट मैं 2-3 तरीके यूज करता है एग्जिट के। एक तो क्या है कि पोर्टफोलियो बेसिस पे मैं करता हूँ। जैसे मुझे दिखा कि मेरे पोर्टफोलियो में विद इन 1 month और इन 40 days आई गेट एनीथिंग अबव 12-13% ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पे। आई एग्जिट एवरीथिंग। एक दो लॉस, एक लॉस में भी होगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा 40%, कोई 10%, ऐसे करके पोर्टफोलियो लेवल Fair. पे अगर 15% टच कर गया,
फाइनल एग्जिट। मैं उसमें ये नहीं देखूंगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा भागा तो इसको रखे रखता हूँ, और जो गिर गया या तो मैं जो भागा है उसके प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और जो गिर रहा है उसको मैं रखे रखता हूँ, वो नहीं करता, मैं पूरा एग्जिट मार। एक तो स्ट्रैटेजी ये है। दूसरा, अगर स्टॉक लेवल पे मुझे एग्जिट करना है, आई प्रेफर प्रीवियस हाई। सो अब Okay. इससे रिजल्ट के टाइम पे क्या होगा, 20% शूट कर गया या 30% रिजल्ट के 1-2 दिन बाद ऐसा हुआ, 30% बढ़ गया हो, तो फिर वो रिट्रेस हुआ है, वो नीचे आया है, तो मैंने नीचे लिया है उसको, मतलब प्रीवियस हाई के 15% नीचे पे मैंने लिया है। तो जब वो Correct. प्रीवियस हाई पे जाएगा ना एलेक्स, नहीं, हाँ, that a lot of people also do that कि प्रीवियस हाई के बेस पे बेंचमार्किंग करना। ओके, जनरली आपका होल्डिंग पीरियड कितना रहता है? मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड 1 मंथ। कई बार तो मैं सो 1 मंथ में? हाँ, कई बार तो मैं 2-3 दिन में भी निकल जाता हूँ अगर प्रीवियस हाई टच हो गया किसी स्टॉक का, एंड इज वेरी फास्ट हुआ है, मतलब 2-3 दिन में ही हो गया एलेक्स। कभी कभी होता है अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है कि मैंने क्या हुआ कि कुछ न्यूज़ आया, कुछ आया और नीचे आया वो प्रीवियस हाई से, एंड इट्स 15% और 16%, तो 2-3 दिन में भी आ जाए, तो फिर मैं Okay, उसमें एग्जिट okay. कर देता नहीं, तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताया, दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रेटजी। वन एड ऑन इज कि हमने स्मॉल कैप और मिड कैप से शुरू किया, स्पेशली एंट्री एट लेवल का जो था हमारा डिफरेंस। अब ये करते हुए आपको कितना समय हो गया स्ट्रेटजी का इस्तेमाल? हूँ। 4 साल करीब हो गए मुझे। अच्छा, 4 साल से ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो? हाँ, बिकॉज मैंने कोरोना से शायद 1-2 महीने पहले ही मैंने, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा लॉस खाया है मैंने Okay. We'll get to that. टाइम पे, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं यही करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी बैक टेस्टिंग वगैरह किया। अच्छा, पहले मैं क्या करता था, 4 साल पहले मैं लार्ज कैप लेता था, मुझे लगता था कि और सेफ होना चाहिए। फेयर। हाँ, तो बड़े वाले जो स्टॉक होते हैं, तो बट उसमें मूवमेंट नहीं होता है, टू वेट फॉर 4-5 मंथ्स। वो फिर मैंने कहा कुछ तो ऐसा हो जो थोड़ा थ्रिल भी हो रहा उसमें, अब मैं लेके बैठ जाऊँ 8 मंथ तक और मेरे को 10% का क्या कहते हैं उसमें आ रहा है, तो फिर मैंने कहा नहीं, लार्ज कैप नहीं करते। अच्छा, मैं अगर लार्ज कैप भी कई बार देखता हूँ, अभी भी अपने रेटिंग सिस्टम में डालता हूँ, तो कई सारे लार्ज कैप भी आते हैं जिसमें आएंगे। 9.5 की हाँ, रेटिंग आती है, 9 की करेक्ट। आती है, बड़ी अच्छी रेटिंग आती है, बट देखो मतलब पूरे पूरे क्वार्टर में 5% 10% की मूवमेंट। सेम क्राइटेरिया है सारे जो मैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में यूज करता हूँ, अब वही क्राइटेरिया मैं लार्ज कैप में देख रहा हूँ, बट दे डोंट परफॉर्म, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। क्योंकि बड़े स्टॉक्स को मूव करना बड़ा मुश्किल है ना, यू कांट रियली डू दैट। यस, मतलब ऑपरेटर होके भी नहीं कर पाओगे फॉर दैट मैटर। तो जनरली पिछले 1-2 साल में, अगर हम 4 साल की बात करें, बट हम पिछले 1-2 साल में इस स्ट्रेटजी के साथ उन्हें ईयरली बेसिस कितने % रिटर्न आया है आरओआई के? अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, अप्रैल से अभी तक 75% ओह, रिटर्न, ओके। और लास्ट ईयर वाज लाइक 60-70%। ये बुल मार्केट चल रहा है, दैट हैज अ लॉट टू डू विद दिस ना, कि अभी थोड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑन वन यूनिडायरेक्शनल चल रहा है ये। बिल्कुल है, यस। और खासकर मिड कैप का जो इंडेक्स आप देखोगे, इट्स स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, आता है थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर जाता है, तो वो भी है। अच्छा, मैं उसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि जैसे मैं स्ट्रैटेजी, मुझे आज पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं उसको भी देखता हूँ कि ये वो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है, अगर वो रिट्रेस होके आ रखा है ना, तो मैं पक्का एंटर करूँ। मेरे एक्शन सीट पे ना एक वो भी होता है कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो ये मेरे कितने पास है, दूर है। अगर वो बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग अबाउट 2%, तो आई वॉन्ट बिल्ड ए पोर्टफोलियो, मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैं नहीं बनाऊंगा। अगर वो 10 या 15 की मतलब टच है कहीं पे, या रिट्रेस हो रखा है, तो फिर मैं एंटर। तो उससे क्या होता है, मैं कई बार कि जैसे मार्केट करेक्ट होता है ना, ओवरऑल मार्केट, तो मैं बच जाता हूँ उसमें। फिर मुझे, क्योंकि मेरे चांसेस जो है ना प्रॉफिट के, उस केसेस में ज़्यादा होता है। मैंने थोड़ा कुछ दिन, मतलब 1-2 साल पहले बैक टेस्ट किया कि इंडेक्स भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप स्टॉक स्पेसिफिक तो हाँ। ठीक है, बट अगर ओवरऑल इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका भी स्ट्रेटेजी इतना रिटर्न नहीं देगा रिटर्न, बट 4-5% पोर्टफोलियो बेसिस पे। बट अगर इस सिनारियो में आप लेते हो, तो रिटर्न्स बहुत बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इंडेक्सेस जो हैं वो ये में से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अच्छा काश, ये बताओ कि ये स्ट्रेटजी में ऐसा भी होता होगा ना यार कि 500 के 5 स्टॉक्स या तो बैठ ही गए हैं, मूव ही नहीं हो रहे हैं, या नेगेटिव आरओआई पे बैठे हो। हुआ है 1-2 बार, मतलब बहुत कम हुआ है मेरे साथ ऐसा, बट 1-2 बार हुआ है कि ओवरऑल बेसिस पे मुझे पूरे पोर्टफोलियो को एग्जिट मारना पड़ा।
आई थिंक लास्ट ईयर एक बार हुआ है और इस ईयर भी एक बार हुआ है, जबकि सब परफॉर्म कर रहा था, इंडेक्स वगैरह सब। बट माई पोर्टफोलियो वॉज डाउन, आई थिंक 7-8% था ओवरऑल। तो आई एग्जिटेड एवरीथिंग, आई वेटेड फॉर सम टाइम, मतलब 20-25 दिन मैंने छोड़ दिया, या भी नहीं करना, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो अब क्या है कि मेरे इतने अच्छे रिसर्च करे हुए स्टॉक जिसमें मैंने पूरा 2-2 घंटे लगाए हैं, वही नहीं चल रहे हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा नहीं कि मैंने ढूंढ लिया तो चलना ही चाहिए उसको, बट कुछ तो है, फिशी चल रहा है मार्केट में जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो जब मुझे कभी दिखता है कि 5-6% हो गया ना मेरे पोर्टफोलियो, वैसे बहुत कम होता है मेरे पोर्टफोलियो नेगेटिव में, 1-2 तो बचा ही लेते हैं। मतलब अगर मान लो 5 है तो 3 गिर रहे हैं, तो 2 थोड़ा ऐसे परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ब्रेक इवन के आसपास होता हूँ, ये 1% ऊपर 1% नीचे हो। जब मेरे पांचों के पांचों गिर रहे होंगे, तब मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो एग्जिट करना। तो जब 1-2 बार हुआ है ऐसा, तो मतलब कुछ निकल के आया कि एग्जैक्टली कहाँ पे कोई गैप था कि जो चीज़ कवर कर पे, यू माइट हैव ऑप्टिमाइज्ड योर सेटअप ना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अच्छा ये गैप रह गया था, अब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। क्योंकि मैंने जब मैं देखा था, तो मैंने उन पांचों को नहीं, मैंने सबको देखा, 15 स्टॉक जो मेरे थे। तो क्या होता है, एवरी 2 मंथ या मतलब एवरी 3 मंथ और एवरी क्वार्टर में तो मेरे पैरामीटर ऐड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ माई लर्निंग, जो उसकी वजह से वो गिरा है करके। तो मैं ना पहले कैश फ्लोज नहीं देखता था, जब पहले करता था, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तरफ मेरी नजर नहीं जाती थी। मैं ऊपर अपना देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स भी देखता था। मैं पहले एनुअल रिजल्ट्स भी नहीं देखता था, पहले क्वार्टरली देखता था खाली, कि अगर क्वार्टरली बहुत अच्छा कुछ हुआ है तो ये परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं फिर कभी लॉस खाया, फिर मैंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो फिर उन पे फिर डीप डाइव फर्दर किया कि क्या रीजन है, सब कुछ तो अच्छा है, बट एक बड़े क्यों नहीं करके। तब फिर पता लगा कि नहीं, एनुअल रिजल्ट्स भी देखने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि क्वार्टरली सेल्स बढ़ गया आपका 20%, है ना, क्यू एंड वाई भी बढ़ गया 20%, बट आप एनुअल देख रहे हो तो पिछले ईयर से एनुअल डाउन है। करेक्ट, पॉसिबिलिटी है। मार्च वर्सेस मार्च कर रहे हो, तो वो फिर मेरे रडार अब नहीं आते, पहले आते थे। पहले क्या होता था, जब मैं एनुअल नहीं देखता था, तो अब वो क्वार्टरली देख के चले गया वो ऊपर। अब मैं नीचे जब एनुअल नहीं देखता था, तो इस तरह के भी स्टॉक होते थे मेरे, वो परफॉर्म नहीं करते थे। मैं क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो रीजन तो होगा उसके पीछे, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर करा मैंने कि मैं इसको ऐड कर, एनुअल को करा, तो थोड़ा सा मेरा जो सक्सेस रेशियो है थोड़ा बड़ा, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस वाले जो थे। जब हम एक मिक्स ऑफ फंडा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, तो P&L स्टेटमेंट ही काम में आती है। रेवेन्यू देखा, प्रॉफिट देखा, और बाकी के रेशियोज जो होते हैं, कैश फ्लो या बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही भूल जाओ, कैश फ्लो भी नहीं देखते लोग। तो इट मेक सेंस कि कैश फ्लो, अच्छा थोड़ा सा इस पे 2 मिनट और लगाते हैं, देन विल मूव ऑन टू द अदर साइड ऑफ इट, कि कैश फ्लो में एग्जैक्टली क्या आर यू लुकिंग एट। मैं सिर्फ जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ फॉर एनालिसिस, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, वो नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, क्योंकि मैं जब रिसर्च, मतलब अपना रिसर्च किया था, डीप डाइव कर रहा था कि क्यों मेरे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट के बाद भी क्यों नहीं चल। तो उनमें से जब मैं 15 को मैंने रिसर्च किया जो नहीं चल रहे थे, उसमें से 50% में कैश फ्लो नेगेटिव। तो मुझे लगा कि ये भी एक पैरामीटर है, कि ऐसा नहीं कि खाली आप सिर्फ सेल्स देख के ही कर लो। जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ, उसमें ना एक मैंने ऐसे ही ऐड हुआ था मेरा बोरोइंग्स का, जैसे बैलेंस शीट नहीं देखते, मैं तो नहीं देखता था बैलेंस शीट। तो पहले देखना कितना टॉप होता था कि आप एनुअल रिपोर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। आजकल वेबसाइट में सब मिलता है, एक मतलब क्लिक पे बटन सब अवेलेबल। तो बैलेंस शीट में एक ही लाइन देखनी है मुझे, बोरोइंग्स कि बोरोइंग्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मुझे ना उसके कैपिटल से क्या मतलब, इसे कैपिटल कितना है कुछ है, खाली बोरोइंग्स देखता हूँ कि अगर बोरोइंग्स बढ़ गया है तो मेरे लिस्ट में नहीं होगा। अगर बोरोइंग्स ठीक है, मतलब आप पता चला कि रेवेन्यू है उसकी 1000 करोड़ की, 300 करोड़ या मतलब 10 करोड़ की बोरोइंग है, तो इट्स ओके। बट 500 करोड़ से अगर बोरोइंग है उसकी, तो इसमें नहीं आएगा। और उसमें भी आप देखते हो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म है। यस, मैं वैसे तो जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ उसमें तो खाली बोरोइंग्स ही लिखा हुआ होता है, बट आई डोंट डीप डाइव फर्दर। मैं बोरोइंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पता चला 400 करोड़ से इस बार 900 करोड़ हो गया बोरोइंग्स, तो फिर वो मेरे लिस्ट में नहीं हो। फिर क्या रीजन है, अब हो सकता है वो कैपेक्स कर रहे हैं। अब कैपेक्स का जो आने वाला जो इम्पैक्ट है, वो जाके 3 साल बाद आएगा। मुझे 3 साल के लिए वो स्टॉक नहीं चाहिए। करेक्ट,
हो सकता है कैपेक्स कर रहे हो तो, और फिर उसका रिजल्ट में आने के लिए टाइम लगता है। मुझे चाहिए कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर मैक्सिमम उसी को ट्रेड करना है। तो मैं फिर क्यों 3 साल का वेट करूँ? तो बेसिकली आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो कंपनी नहीं आ सकती जो एक बड़ा लोन उठा के बैठी है, जिसका ऊपर कर्जा है। हाँ। तो बड़ा डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन कि उसका ओवरऑल एसेट्स क्या हैं, या ओके व्हाट हाउ डू यू एसेट्स के बेस पे, यस। राइट? तो एसेट्स के हिसाब से आप चेक करते हाँ। हो, सो दैट कि ठीक है लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है नहीं, तो बढ़ाती रहे। तो मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्विंग में आप सेटल्ड हो, और कभी बीच बीच में कुछ और ट्राई करते हो, जैसे थोड़ा बहुत ऑप्शन कर लिया, इंट्राडे कर लिया? अब कभी नहीं, क्योंकि मुझे देखो, मैंने इतने यूट्यूब वीडियोस देख लिए है इस 13-14 साल में, और मतलब अब पहले तो नहीं होते थे यूट्यूब वीडियोस, अब तो देखे मैंने, और इतने बुक्स पढ़ डाले मैंने। ऑप्शन की कोई मतलब अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ डाले, बिकॉज आई वर्क इन पब्लिशिंग कंपनी, तो एक्सेसिबल है। तो मैंने पढ़े सारे, सब स्ट्रैटेजी अच्छा, सब कुछ अच्छा। मुझे ये भी पता है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कमाते भी अच्छा है ऑप्शन। मेरे को नहीं सूट किया वो। मैंने इतने सारे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करे ऑप्शन में सारे। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं होगा कि 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैंने ऑप्शन में नहीं ट्राई किया। तो फिर मैंने कहा जब मैं 10 साल में इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, तो आगे जाके फिर अगर मैं ऑप्शन करता रहूंगा तो फिर वही आने वाला 10 साल में वैसे ही हो जाएगा। 10 साल और मुझे इस वाले स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए साल भर में, मतलब हो सकता है मेरे को नॉलेज है बिकॉज फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, आई हाउ टू रीड स्टेटमेंट्स एंड ऑल, बट इसमें स्विच होने में मुझे बहुत कम टाइम लगा, एंड दिस इज वेरी मच प्रॉफिटेबल। और ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं वो कितना परसेंट के लिए करते हैं? मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, आपके भी वहाँ पे आते हैं या अदर चैनल्स में भी, तो वो क्या 4-5% के लिए करते हैं पूरे महीने का। वो भी बोलते हैं दिस इज गुड इनफ। वेरी गुड इफ इट इज 5%, है ना? तो मैं अगर स्टॉक में ही थोड़ा सेफेस्ट तो है ही ऑप्शंस, तो मैं अगर 7-8% का रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ महीने में, नहीं अगर मान लो मैं 2 महीने में भी वेट करके 15% आएगा, तो इट्स वेल इनफ ना। तो मैं क्यों ऑप्शन के इतना बड़ा रिस्क लेके बैठूं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सी, मेरी नज़र में, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एनीबडी हु इज मेकिंग 35-40 प्लस ऑन अ ईयरली बेसिस, वो एक अच्छा ट्रेडर है, और पिछले 3-4 साल से लगातार कर रहा है। फ्लूकली से एक आधी बार हो गया, दैट्स नॉट। पिछले 3-4 साल में अगर आप 30-35% के ऊपर निकाल रहे हो, आप अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको करते हो, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पर ठीक है, चलो अपना अपना तरीका है। अच्छा, अभी अपन मूव करते हैं कि आपने 2011 से लेके अभी तक, चलो 3-4 साल तो अपने को आइडिया हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि 2020 से आपने स्विंग ट्रेडिंग में ही मेजरली अपना ट्रेड किया है, 2020-21 के बाद से। अब उसमें किस किस टाइम पे कौन कौन से सेगमेंट आपके चल रहे थे पिछले 8-10 सालों के बीच में, और उसका एक्सपीरियंस कैसे कैसे रहा है, हम ना इसको। ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सबसे पहला जो जॉब था मैं ICICI डायरेक्ट अच्छा, ब्रोकर के पास? फर्स्ट ओके, ब्रोकर ठीक है। के पास। वहाँ मुझे पता चला कि ये सब कुछ होता है। मैंने जबकि MBA में पढ़ा, डेरिवेटिव्स का एक पूरा चैप्टर रहता है उसमें ना, तो स्टॉक्स वगैरह मतलब पढ़ा था मैंने, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें कि पता नहीं क्या ही करते हैं लोग इसको। तो फिर मैं जब मिला यहाँ पे कलीग्स वगैरह से अपने, ऐसे कुछ होता है डेली का, तो 1000 रुपये कहीं नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो अब क्या हुआ कि सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पे उस टाइम पे, जब जब कॉलेज से हम लोग निकले IIT से, तो वहाँ पे सबको अच्छी अच्छी जॉब मिली। ओके, मतलब 40,000 50, उस टाइम के हिसाब से 40-50,000। तो मैं जब मिला तो मुझे पता नहीं कुछ 35,000 ऐसे कुछ मिले। तो मेरे दिमाग में था मैं 15,000 पीछे हूँ, 15,000 कैसे करा ओह जाए? वाह, तो अच्छा, फिर कलीग वगैरह बोले मेरे को कि अरे कुछ नहीं होता है, दिस इज वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं, एक निफ्टी होता है, एक बैंक निफ्टी होता है, उसका कॉल और पुट होता है। ये कब की बात है? 11 की बात है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये सब भी होता है क्या? तो कहते हैं हाँ ये सब होता है, और डेली का अपना डालो और शाम को निकाल लो पैसे। तो लकीली क्या हुआ, मैंने, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट में जो अकाउंट खुलता है ना, 3-in-1 अकाउंट होता है, उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो वो तो ऑटोमेटिक खुल गया। तो मैंने कहा अब तो करेंगे हम, ये करना है हमें। तो जो भी पैसे वैसे थे उस टाइम पे मेरे पास, तो मैंने कहा कि एक लॉट ले लेते हैं।
तो मैंने एक लॉट लिया, प्रॉफिट हो गया उसमें कुछ 500-400 रुपए ऐसे कुछ प्रॉफिट। एक कुछ लॉट ऐसे ही? तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा ऐसे क्या ही था लिया वो। हाँ, किसी ने बोला कि ये, हाँ ये ले लो, फिर ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ शाम को, ये तो बड़ा इजी है। फिर जैसे सब लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो डेली का 500 है, और तब 30 दिन से कैलकुलेट करता था, मुझे ये थोड़ा आइडिया नहीं था कि 20-22 दिन चलता है स्टॉक मार्केट, तो इतना तो हो ही गया। फिर मैं कहा चलो ट्रेड करते हैं, फिर मैं भी फिर तो वो लॉस हो गया। तो फिर मैं अपने कलीग से पूछा, मैंने बोला तुम्हें तो बोला था कि ऐसे करना है, तुमने तो हाँ ये किया। फिर वो लॉस का मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ कि क्या हो रहा है, नहीं मैं वैल्यू देख रहा हूँ, इतना वैल्यू आया, इतना प्रॉफिट आया। तो मैंने कुछ नहीं किया, तो नहीं नहीं नया नया है तो अभी तो सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब जब सैलरी, फर्स्ट सैलरी आई मेरी, तो मैंने कहा ये जो इतना लॉस हुआ है ना, मेरे को कुछ हो गया था, मेरे को 4-5 हज़ार का लॉस हो गया होगा उस टाइम पीरियड में। तो मैंने कहा इसको एक में डालता हूँ किसी में। अच्छा, उसमें भी थे लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, सक्सेसफुल मतलब ब्रांच में, मानते हैं ब्रांच में था। तो वो लोग बोलते थे कि यार ये जो टिक देता है ना, इसकी तो टिक चलती है करके। तो मैं थोड़ा बात किया लंच टाइम पे, मैंने कहा सर आपकी तो चलती है, तो आप मुझे भी कुछ बताओ। तो कहते नहीं, श्योर शॉर्ट ही रहता है मेरा, श्योर तो शॉट ही बढ़िया रहता होगा। है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं, मैंने जितनी सैलरी है मैंने पूरी डाल दी उसमें। मेरे को ये था कि ये सैलरी वो डबल हो जाएगी, सैलरी डबल हो जाएगी। ओके। और 35,000 जो है मेरे पास रहेगा। वहाँ तो ऐसे डबल की बातें होती थी ना, लोग तो उस टाइम में वही करते थे कि एक दिन में डबल, एक कर इतने का लो और इतने का हो जाएगा। तो इस मैं कुछ दिन करता रहा ऐसे करके ना। मैं जब 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 सैलरी आए वो डाल दूँ, घर पे मेरे को ज़्यादा मांगते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब ना हो गया, मैं जितनी बार पैसा डाला है मैंने वो जीरो ही हुआ है। फिर मैंने कुछ देर छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो फिर मैंने, उस टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह भी इतने फेमस नहीं थे, मैं यूट्यूब भी इतना देखता नहीं था उस टाइम। तो कुछ बुक्स वगैरह जो पुराने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़े थे ना, अपने उनके स्ट्रैटेजीज वगैरह होते थे, स्ट्रैडल, अच्छा, किताबों ट्रायंगल, में ये सब होता है होते थे। ये पढ़ाई के टाइम पे? किताबों में होता है, हाँ हाँ होता है, इंडियन में था वो। तो फिर मैंने उनको रेफर करा, मैंने कहा देखता हूँ इसमें क्या होता है। फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया तो चीज़ ही नहीं, मैं तो गलत ही कर रहा था आपसे। तो ये करके देखता हूँ, इससे होगा कुछ, इससे ही जीवन बदलने वाला है। तब मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो मैंने कुछ दिन वो भी किया, सेलिंग नहीं, बाइंग। क्योंकि सेलिंग के लिए भी उस टाइम पे भी कुछ पता नहीं सब। हाँ, और बुक में भी यही लिखा था कि जो ऑप्शन सेल करता है अनलिमिटेड करेक्ट। रिस्क होता है। तो बैकअप का माइंड में फियर था कि नहीं, अनलिमिटेड कुछ और में हो जाए, तो कम से कम जितना लगा रहे हैं उतने में ही हो हम्म। जाना चाहिए। तो कुछ दिन वो किया, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल। फिर मैंने कहा उसमें भी लॉस होगा, तो पहले कम से कम 3-4 साल ना मैं यही करता रहा। हाँ नहीं, अच्छा निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैंने जॉब तो वहाँ छोड़ दी थी, जॉब ICICI छोड़ डायरेक्ट दी? वाली 3 महीने में छोड़ दी थी। 6 महीने खाली रहा बीच में। वाओ। उस 6 महीने में भी जो मेरे पास छोटे मोटे थे उसमें भी ट्रेड करता था मैं बैठ के। कभी एक लॉट ले लिया, कुछ कर लिया, वो करता था, और मैं प्रिपेयर करता रहा इंटरव्यूज के, हम्म। वो 6 महीने वाले गैप में। फिर लकीली मुझे एक रेलिगेयर करके नोएडा में सेक्टर 125 में की एक कंपनी थी, डियोन ग्लोबल का, ओके। उन्होंने कंट्रोल में डेटा देखते हैं ना, तो वो डेटा उनके थ्रू आता था, उस कंपनी के थ्रू। वहां पे मुझे जॉब मिली, बट हाफ ऑफ माई ICICI डायरेक्ट वाला सैलरी, 14,000 समथिंग। मैंने जब वहाँ देखा, मैंने कहा यहाँ लर्निंग अच्छा खासा है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिल रहे हमको करके। 14-15,000 कुछ ऐसे मिलते थे मेरे को, काट कूट के वो भी पता नहीं, TDS काटते थे, तो अच्छा वो मेरे को कम पैसे मिलते थे, तो फिर ट्रेड में कम करा मैंने। कम मिलेगा तो ट्रेड ट्रेड कहाँ से करेंगे फिर। एक्चुअली। तो फिर धीरे धीरे, हाँ वहाँ पे मैं शायद 3 साल करीब रहा, बट वहाँ पे भी मेरे को जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मिले, वो अच्छा। सब भी फ्यूचर ऑप्शन में थे। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि स्टॉक से पैसे बनता है। मुझे जितने भी फ्रेंड्स मुझे उस टाइम पीरियड में मिले, 7-8, 6-7 साल में, वो सब के सब ऑप्शन वाले ही मिले, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ही मिले। कोई एक मुझे सिखाने वाला नहीं था कि पैसा स्टॉक से भी बनता है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग F&O तो करते ही होंगे लोग उस टाइम पे, लेकिन एक नॉर्मल जैसे दुनियादारी है, नॉर्मल सोसाइटी या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो कि आजकल चलता है कि F&O ट्रेडिंग, आज को मैं कहेगा कि ये हुआ था तो आई विल एग्री कि हाँ यार होता ही है। पर 2011-12 में भी ये हो रहा था। उसमें भी हो रहा इट वाज ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पीपल वर पुटिंग मनी, एंड उतना वॉल्यूम था ही नहीं इंडिसेस में इन चीज़ों को बहुत लेके। कम वॉल्यूम था। तो फिर अब वहाँ पे भी जो मिले वो मुझे फ्यूचर की तरफ, एक मुझे मेरा फ्रेंड था बड़ा अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा अच्छा, तो
वो तो बोलते हैं कि नहीं फ्यूचर में जो है ना सही रहता है। क्यों? मैंने कहा क्यों ऐसा? कहते हैं कि जो ऑप्शन है ना उसकी तो वैल्यू कम होती है टाइम वैल्यू की वजह से, है ना? बट फ्यूचर में ऐसे नहीं होता। फ्यूचर में तो जैसा वो करेगा वैसा होता है। मैंने कहा ये कोई सही चीज़ है, कम से कम इससे तो बच जाऊंगा, मैं ये करके देखता हूँ। तो वो भी किया, तो उसमें भी लॉस खाता रहा मैं जो डायरेक्शन लेता था तो उसका उल्टा ही होता था उसका हमेशा। लॉस का वैल्यू जब भी मैंने बहुत बड़ा होता है। हाँ, बड़ा ही होता है। तो मैं वो थोड़ा पैसे वैसे उस टाइम पे बचाने वचाने लग गया, तो मैंने कहा चलो बड़ी चीज़ करेंगे। तो मैं फ्यूचर वगैरह काफ़ी टाइम करा मैंने, मतलब साल भर तो किया है मैंने। तो उसमें भी फिर लॉस ही लॉस, मैं कभी प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं। मतलब जब भी अपना वो देखता था जीरोधा वाला अकाउंट, पीएनएल। अच्छा जीरोधा उस टाइम चालू हो गया, हाँ वो पीएनएल जो देखता था वो हमेशा से लॉस में ही रहा मैं। कभी कभी प्रॉफिट हुए मेरे को, जैसे कभी 25,000 हो गए, कभी 30,000 हो गए, बट ओवरऑल पे तो लॉस भी था हमेशा। तो मैं एवरी मंथ पैसे डालता था, कुछ निकाल नहीं पाता था। तो ये 6-7 साल तो यही रहा। अब कम से कम एटलीस्ट निकाल पाता हूँ थोड़ा सा। ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहा। दिस इज लाइक ए कुआं जिसमें से पानी निकलता नहीं है, बस जाता है। ओ जाता ही गॉड, है। ओ गॉड। ब्रोकरेज भी ज्यादा होता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। ऐसी वगैरह के हाँ अकाउंट में उस टाइम में ब्रोकरेज भी बहुत हाई हुआ करता हाँ, ज़रूरत तो चार्ज नहीं करता था, शुरू से डिस्काउंट है वो, लेकिन था। ICICI अरे आईसीआईसी हो गया, ये सब बहुत महंगे रहे हैं। हाँ, बहुत महंगे रहे हैं उस टाइम को। बट जीरो था के बाद तो फिर ICICI में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिया। तो फिर फ्यूचर वगैरह से मैं फिर लॉस खाता रहा, 7 साल ऐसे ही निकल गए। फिर मैंने कहा नहीं, अब ना स्टॉक एनालिसिस करता हूँ। अच्छा, स्टॉक में भी मैं ढूंढा क्या, मैं स्टॉक में ऑप्शंस करूंगा, ये नहीं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक ऑप्शंस। ये क्या है ना, कंपनी को, मुझे किसी ने समझाया कि नहीं, कंपनी को एनालाइज करना इज इजियर देन इंडेक्स को करना, क्योंकि उसमें 50 कंपनी होते हैं, पूरा कई सारी चीजें हैं। बट आप कंपनी को तो अच्छा एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से हो। तो मैं बड़ा दिल पे ले लिया उसको, मैंने कहा हाँ ये सही हाँ हुआ। यार, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इस मामले में मेरे को तो सब आता पढ़ा है। लिखा हूँ तो मैं कर लूंगा, हाँ। तो फिर मैंने क्या करा, अच्छा स्टॉक में एनालिसिस कुछ नहीं करा मैं। ये क्या था कि जैसे ना कभी रिजल्ट देखे मैंने किसी का, ना कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ा। किसी ने मुझे बोल दिया अगर कि TCS बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं ना उससे पूछूंगा क्या अच्छा चल रहा है, उसमें क्या नहीं है, तो उसका मैं ऑप्शन ले लेता। अच्छा, बस किसी और ने बोला हाँ, उसका ऑप्शन खरीद लिया। बस बोल दिया। और मैं टीवी भी बहुत फॉलो करता था उस टाइम। टीवी में आते हैं ना एनालिस्ट वगैरह, अभी भी देते हैं वो। उस टाइम पे भी थे वो, उस टाइम पे भी चैनल्स थे वो, जब मैं करता बस था। 4-5 साल बाद ये सब बंद हो जाएगा, टीवी शीवी, बस इतना ही लाइफ रह गया इन चीज़ों का। अच्छा फिर। हाँ, तो जैसे वो टीवी में किसी ने बोल दिया तो मैं उसको ऑप्शन लेके बैठ जाता था। बट मैं उसमें भी कभी नहीं कमाया। मैंने कहा पता नहीं, अब पहले बोलते थे कि बैंक निफ्टी खराब है, तो उसमें चलो कोई बात नहीं। फिर फ्यूचर में भी आ गया, ऑप्शन से फ्यूचर में आया तब भी नहीं हो रहा, अब स्टॉक में भी कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, जो मुझे नहीं समझ में आ रही। इनमें गड़बड़ है या मुझ में गड़बड़ है, ये कभी नहीं सोचा। मुझ में गड़बड़ है, हाँ, अब मुझ में ही गड़बड़ है कुछ, मैं नहीं वही बट सोच मुझे रहा ये था। बताओ, चलो ठीक है, बीच में इसके बाद अपन स्विंग में भी आ गए, इसके बीच की बात भी करेंगे, लेकिन इतने टाइम में कभी लगा नहीं यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ज़रूरत क्या है? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, एवरीबडी शुड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, जितनी समझ है उसके हिसाब से, इतना कैपिटल जितना रिस्क है, ये सब को कैलकुलेट करके। लेकिन पहले अपन ने ऑप्शन किया, नहीं हुआ, फिर फ्यूचर किया, नहीं हुआ, हम कर गलत तरीके से ही रहे थे, जैसे पता लग रहा है बातों से। हम कर बस बातें सुन सुन के, ये कर लो वो कर लो, किसी ने कह दिया। जैसे जैसे इंसान मिलते गए ज़िंदगी में, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट की जर्नी हमारी अलग अलग गलियां हम मुड़ते रहे। और अब किसी ने कह दिया स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक ऑप्शन में भी कौन सा स्टॉक कोई कह रहा है तो भी हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, एक नुकसानदायक ट्रेडर की कहानी यही होती है जनरली। जो बट yes, अपनी एंडिंग अच्छी हुई है, अभी तक चल रहा है जो। बट मैं कह रहा हूँ कि इस दौरान कभी लगा नहीं कि यार छोड़ो बस यार, कुछ और करते हैं? मैंने मतलब बीच में 6 महीने 1-2 बार छोड़ भी दिया। मैंने कहा ये अपना कप ऑफ टी नहीं है, और क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे लॉस ही हो रहा, तो इसके पीछे क्यों करना है, क्यों हाँ रहना है। वो तो मैं स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई जॉब, कि क्योंकि मेरे को जो वो इवन ग्लोबल वाला जो जॉब मिला था उसमें बहुत कुछ था करने। उसमें क्या है कि मैं फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता था बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे गूगल है या इस तरह की जो यूएस लिस्टेड SEC लिस्टेड कंपनीज होते हैं, तो उनके मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करता था। तो मैं फिर मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा करियर है, इंस्टेड ऑफ ये मैं जो शॉर्टकट तरीके से सोच रहा हूँ करेक्ट। स्टॉक से पैसे कमाने का। मुझे कभी ये बैकअप द माइंड नहीं आया कि मुझे तो पढ़ना चाहिए। आप एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी के जी। उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो
जो कि इंफॉर्मेशन देता है ब्रोकर्स को कि आप इसको यूज़ करो और बताओ दुनिया को हमारे बारे में, ताकि वो इसमें इन्वेस्टिंग हाँ डिसीजन ले सके। ले सके। आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं, आप डिश टीवी में नहीं कर सकते थे चलो, बट आप किसी और कंपनी में सेम चीज़ें कर सकते थे उसी ब्रोकिंग हाउस की बिल्कुल। किसी और कंपनी की रिपोर्ट को देख के, लेकिन आप वो बिल्कुल। नहीं कर रहे थे। दिस व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, और रिपोर्ट्स पहले ना बड़े इजीली अवेलेबल भी थे। हाँ। जैसे अगर मान लो मुझे टीसीएस का भी लेना है ना, टीसीएस के बारे में भी जानना होता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग वो एनुअल रिपोर्ट, अगर आप उनके 1 पेज 2 पेज की जो रिपोर्ट होती है, आप उसको भी सिर्फ अगर पढ़ लो तो काफी कुछ पता चलता है। उसमें लिखे होते हैं काफी कुछ चीजें जो कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं बेसिकली। मुझे उस पर भी कभी ध्यान नहीं गया। और जो मैं फाइनेंशियल मॉडल बनाता था फॉर यूएस कंपनीज, उसमें सारे पैरामीटर होते थे कि किस बेसिस पे वो वैल्यू निकाल रहे हैं स्टॉक, ठीक है। बट मुझे उधर मैं बना तो लेता था उसको सब कुछ, बट स्टॉक में कभी उसको यूज नहीं करता। मॉडलिंग होती है जो। मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग करता था। नहीं तो बेसिकली जो मेरे को लगता है इसका रीज़न, मैं आपसे भी वांट टू नो योर व्यू पॉइंट, पर जनरली जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना तो अपन ट्रेडिंग करने आते हैं या इन्वेस्टिंग करने आते हैं। अपन ये नहीं कहते कि अच्छा यार पहले सीख तो लें, समझ तो लें, अंडरस्टैंड तो कर लें करना कैसे है। दिस इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हम सभी ऐसे करते हैं। बट वही है ना कि अब जैसे कोई भी अगर प्रोफेशन होता है तो आदमी उसमें टाइम तो देता ही है ना, कुछ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ करते हो। बट अगर आप मार्केट को देखो तो लोग तो बिना कुछ पता भी नहीं होगा तब भी वो ट्रेड कर। अच्छा, तो अपन ने अभी तक ऑप्शन कर लिया, फ्यूचर कर लिया, स्टॉक ऑप्शन कर लिया, स्विंग से और स्विंग कर लिया, लेकिन इसके बीच में कुछ और भी किया था हमने। उसके बीच में किया है, उसके बीच में क्या हुआ कि मुझे लगा कि जो स्टॉक ऑप्शन में कर रहा हूँ, कॉल या पुट में ले रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, उसको ना हेज करना, तब मेरे को क्या होगा, लॉस बचेगा। वो हेजिंग कैसे करें? तो हेजिंग के लिए मैं किसी से ऐसे, जैसे मेरा जो सर्कल ने मुझसे बात किया तो कहते हैं कि वो एक बड़ा सिंपल तरीका है कि फ्यूचर बाय करो स्टॉक का, ओके, और एक पुट ले। हाँ हाँ ये चलता एक है। फ्यूचर बाय करके, तो ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरे पास इतने कैपिटल नहीं होते थे कि मैं ताकि किसी तरीके से ना रिटर्न ज्यादा कमाना है कम पैसे लगा। बट मैं ये नहीं सोचता था कि फ्यूचर से क्या होता है, जब रिटर्न ज्यादा होता है लॉस भी तो ज्यादा ही होगा ना। वो कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, साल भर मैंने या 7-8 महीने मैंने ये किया। ओह वाओ, फ्यूचर बाय करता था कंपनी के, और मैं उसके पुट बाय करता था, और मैं क्या करता था 2-3 कंपनी पे एक साथ बनाता था। ओके, हाँ, और मैं उस टाइम पे थोड़ा सा कंपनी को लेके रिसर्च करने लग गया था। मतलब कि अगर कोई इस कंपनी का मैं पीसी ले रहा हूँ, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नहीं देखता था, बट थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता था कहीं ना कहीं कि हाँ इसके बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक्सेस हाँ हो गया था, होने लगा था, यूट्यूब चैनल्स आने लग गए थे, और शॉर्ट रिपोर्ट्स आने लग गए थे, गूगल पे भी मिल जाते थे। तब मैं थोड़ा थोड़ा देखने लगा कि इसकी रेटिंग अच्छी है करके। अच्छा, मनी कंट्रोल वगैरह में कहीं में देखता था, रेटिंग आती थी सब ब्रोकरेज, पर्टिकुलर कंपनी में इसकी बाई की रेटिंग है। अच्छा, जैसे हाँ आती है। TCS है 4-5, तो वो पहले तो कभी नहीं देखता था, बट इस टाइम पे मैं ये थोड़ा देखने लग गया। जब मैं ये फ्यूचर बाय कर रहा था और साथ में पुट ले रहा था, तो मैं थोड़ा देखने लग गया कि अगर किसी की रेटिंग अच्छी है ना, वो थोड़ा काम कर रहे हैं करके। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कमाया, मैंने ये जैसे 6-7 महीने अगर किया होगा तो नेट में ब्रेक इवन, मतलब कभी कमाया कभी नहीं कमाया, तो ब्रेक इवन के आसपास ही रहा। मतलब उसमें भी मैं कुछ रिटर्न नहीं कमा पाया उसमें, बट एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था कि एवरी ईयर आई वाज मेकिंग लॉस, जितना भी मैंने डाला सिर्फ गया ही है, वो जीरो ही होता था। और अगर मैं कोई कॉल वॉल लेता, किसी का सी ले लिया मैंने किसी स्टॉक का, तो जैसे मान लो गिर गया तो मैं उसको काटता नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 20 रुपीज पे बाई की, अब 10 हो गया तो मुझे काटूंगा नहीं, कि वो रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं ना, नहीं मैं तो सही हूँ, ये वापस तो आना ही आना है इसको। तो जब तक वो जीरो होता था ना, फिर 0.05 पैसा रह जाता था वो, तब फिर मैं उसको काटता था। हम लोग बड़े ना आशावादी लोग हैं, हम में ना होप बहुत है। हम गाना, हमें वो गाना बहुत अच्छा लगता है, आएगा आएगा। हमें मन में यही चल रहा होता है कि आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि मैंने लिया है। तो मैंने लिया, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। आपने मैं सोचता ये था। तो फिर भी ऐड ऑन है, लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं भी है तो भी सिर्फ इसी आर्गुमेंट के साथ अपने आप को उस पोजीशन में रखते हैं कि मैंने लिया हुआ है, बस बहुत है, इतना ही बहुत है। बहुत है। तो या जल्दी से अपने लॉसेस को कट करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। अगर बिल्कुल, एनालिसिस के बियॉन्ड चला जाता है कुछ, कट इट, एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारी ईगो है या हमारा सेल्फ है
या हमारी नासमझी है शायद, लेकिन ये चीज़ एक ट्रेडर को बेहतर ट्रेडर बनाने में जो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग लेके लोगों से बात करके डिफरेंशिएट जरूर करती है। तो चलो ठीक है, अभी हम प्रॉफिटेबल तो नहीं हुए, लेकिन चलो लॉस मेकिंग की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ, तब मैं फिर ना एक चीज बड़े अच्छे चीज से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं टेक्निकल एनालिसिस से। ओके। मैंने कहा भाई अब मुझे मिला है खजाना। मैं बड़ा एक्साइटेड, क्योंकि क्या होता था मुझे ये नहीं पता था कि टेक्निकल इंडिकेटर्स ना रिपेंड होते हैं। ओके। मतलब अगर आप जैसे मैं एक वेबसाइट यूज करता हूँ टेक्निकल्स देखने के लिए, पहले शायद शुरू में शायद वही थे, एक दो ही थे। तो उसमें क्या करता था, उसमें फिल्टर्स लग जाते। वही मान लो अगर 20 EMA पे आया तो वो उसके फिल्टर में आ जाएगी, तो फिर आगे जाके उसका क्या रहा मैं देखता था यार, ये जब भी 20 EMA पे आए, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी जैसे RSI स्ट्रेटेजी है, कुछ स्ट्रेटेजी है, उसे फिल्टर लगाए और बैक टेस्ट करता था। 5 साल मतलब 5 महीने पहले का कोई स्टॉक देंगे, अच्छा उस दिन पे ना ये 10 स्टॉक आए थे, उनको देखता हूँ क्या हुआ। मैं देखता था सब पॉजिटिव है। मुझे ये नहीं पता था कि जो फिल्टर्स लगा रहा हूँ या जो इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ वो रिपीट भी होते हैं। इसका थोड़ा मतलब बताओ। का क्या होता है कि जैसे आप अगर फिल्टर पे डालोगे ना चार्ट, मतलब चार्ट्स वाले जो फिल्टर होते हैं उस पर आप डालोगे कि ये मैं मान लो 20 है, अभी 20 पे जब आके टच होता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। मतलब 20 EMA वाले आपको स्टॉक आज वाले दिन का दिखा देगा। फिर जैसे आपने डाला है द स्टॉक प्राइस इज क्लोजर टू 20 EMA, तो आपको फॉर एग्जांपल 20 स्टॉक्स आ गए, ठीक है। तो अब क्या है कि आप पुराने जैसे जाओगे ना, किसी एक पर्टिकुलर डे का उठाओगे तो उसमें जैसे 10 स्टॉक आए, तो उन 10 को जब आप क्लिक करोगे ना, तो उनका जो अभी का EMA है ना वो चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्राइस मूवमेंट। करेक्ट है ना, उसको रिपेट, वो जो EMA है वो रिपेट हो गया है। मतलब अब जिस तरीके से मूवमेंट हुई होगी बीच में, उसी के अकॉर्डिंग तो उसकी EMA चेंज हो गई होगी ना। राइट। तो मैं जब अब खाली EMA नहीं लगाता था, मैं क्या लगा 4-5 चीज लगा, 8-10 लगा दो इसमें फिल्टर। मैं लगा दिया, फिर मैंने देखा कि 1 महीने बाद 5 आए थे और 5 के 5 तो डबल ट्रिपल हो गए। तो फिर मैंने कहा अब मिला है खजाना, तो अब क्या है, बड़ा एक्साइटेड। मैंने कहा अब यही करूंगा मैं, मतलब कोई टेक्निकल, मतलब कोई फंडामेंटल वगैरह ये सब कुछ करने की जरूरत है, ये बड़ा इसी से काम है। फिर मैं वो करने लग गया 3 महीने, तो उसमें भी लॉस खाया मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है, तो बड़ा डिटेल में पढ़ा मैं। फिर मैंने जब पढ़ा तो कि ये सब रिपेंट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। अच्छा मेरा एक फिल्टर ऐसा भी होता था उसमें कि 20 EMA पे आए, बट मंथली कैंडल जो है ना प्रीवियस मंथ से आई हो, तो अभी अगर मैं सर्च करूंगा तो सारे के सारे पॉजिटिव वाले ही दिखेंगे ना। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना उसमें मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, तो आप जब बैक टेस्ट करते हो तो आपको अच्छा ही दिखता है। हाँ कि नहीं जब वो हुआ था तब देखो बढ़ गया है करके, एक्चुअली वो है नहीं। जैसे ही आप आज अगर कोई स्टॉक सर्च करते हो उसी बेसिस पे आप उनको आगे ट्रैक करोगे ना, तो वो चीज नहीं होगी, बिकॉज वो हिस्टोरिकली आपको हमेशा अच्छा दिखता तो फिर है। बैक टेस्टिंग करो तो फिर एक तरह से इस सूडो इल्यूजन से बाहर आए आपके, ये करना ही नहीं है। हाँ, ये नहीं करना नहीं। फिर ट्रेडिंग व्यू के जो ना वीडियोस आते थे पहले यूट्यूब में, मतलब जब मैं इसी पीरियड में था, तो उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स बनाते हैं सारे जो ऑथर होते हैं, जो कोट्स वगैरह राइट करते हैं, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे इंडिकेटर रहते थे। नाम तो मुझे काफी याद नहीं उनमें। तो वो क्या होता उसमें बाय सेल होता था। अच्छा। कि जैसे बाय का आ गया सिग्नल तो बाय करा, और वीडियो भी ऐसे ही बनाते थे वो कि यहाँ देखो बाय आ गया, यहाँ बाय करा आपने, और यहाँ जाएगा जैसे आएगा सेल कर, ठीक है। वो भी इंडिकेटर रिपेंट होते हैं। तो जैसे 2-3 कोई इंडिकेटर हमने, मतलब मैंने चूज किया कि ये इंडिकेटर है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, जब बाय का सिग्नल आएगा बाय करना है, और जब सेल का आएगा सेल कर दो। तो फिर मैं लगा के ना कभी कभी बाय का वेट करता था कि बाय का सिग्नल आएगा। जैसे बाय का सिग्नल आया मैंने ले ली, 2 दिन बाद देखता तो वहां पे बाय का सिग्नल ही नहीं है, इंडिकेटर ही कहते हैं जो लोग बनाते हैं वो। तो वहां से बाय का सिग्नल गायब हो गया। मैंने ऐसे कैसे हो गया, मतलब पहले तो 2 दिन पहले उसी को देख के मैंने लिया है, तो बिकॉज ऑफ रिपेंट ऑन, जब इंडिकेटर रिपेंट हो जाता है ना तो वो आपके पुराने सिग्नल हटा देगा। बट अगर पुरानी रिकॉर्डिंग को देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। देखो यहाँ बाय आया था, यहाँ सेल हो गया, फिर यहाँ बाय आ गया, फिर यहाँ से इतना। मैं फिर बाद में सोचा कि इतना इजी कुछ है नहीं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा ना बुक्स वगैरह पढ़ा है, तो तब मैंने ये पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया। हाँ। तो मतलब हमारे पास इंटरनेशनल के सारे जो अच्छे अच्छे ऑथर के बुक्स हैं वो सारे अपने पास हो। एंड दो बुक्स आर काइंड ऑफ, मतलब हम लोग दे सकते हैं उन बुक्स को। अच्छा। जो एम्प्लॉइज होते हैं तो
मतलब इतने सारे कॉपीज होते हैं, तो आप एक रिव्यू कॉपी वगैरह जो होते हैं आप लेके पढ़ सकते हो। तो फिर मैं जब दिल्ली से गुड़गांव जाता था, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, उस टाइम पे मेरा क्या था, डेली ऑफिस था कोरोना से पहले। करेक्ट। तो 5 डेज जाता था मैं, 2 डेज 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स इवनिंग में, 2 साल करीब जो है बीच में, वो बहुत बुक्स पढ़े। मैंने कहा तब तक मैं कम से कम मतलब अपने मन में सोच रखा था आपदा को अवसर। 20 बुक्स ना पढ़ूं। हाँ। ओह गॉड। तो वाओ। मैंने मन में सोच रखा था, मैंने कहा जब तक मैं 20 बुक्स नहीं पढ़ लूँ ना, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो फिर मैंने बुक्स पढ़े, वो मार्क मिनर्विनी उनके बुक्स पढ़े मैंने, ओनेल के बुक्स पढ़े मैंने कहा एक्चुअल नॉलेज तो यही है जो मैं ये 10 साल से कर रहा। तो अगर मैं ऐसे ही करता रहता विदाउट रीडिंग बुक्स, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहता हमेशा की। तो उसमें फिर वो जो ओनील वाली बुक है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ये जो बुक है, तो उसमें फिर मैं इस बने रेटिंग सिस्टम पे आया मैं। अच्छा। एक इन्वेस्टर, हाँ, एक इन्वेस्टर डेली करके एक मैगजीन होती है, तो वो मैंने कहीं से अरेंज करा, वो जो मैगजीन। उसमें क्या होता है, रेटिंग सिस्टम की, ईपीएस को इतना रेटिंग, सेल्स ग्रोथ को इतना रेटिंग, ऐसे करके ना जो रेटिंग सिस्टम है वो पब्लिश करते हैं कि हर कंपनी का एक रेटिंग सिस्टम है। तो कैटेगराइज करते हैं, ए कैटेगरी का है, ये बी कैटेगरी का। ओह। तो फिर मैं डीप डाइव किया मैंने कि ये क्या देख के कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं ऐसे करके। तो उसमें अगर सपोज 100 कंपनीज हैं, तो उसमें कुछ की ए की रेटिंग है, कुछ की बी की रेटिंग है, तो वो कैसे है। और वो जो मैं इन्वेस्टर डेली जो मैंने अरेंज किया था, तो दैट वाज फॉर यूएस कंपनीज ओनली। तो मुझे पता था जब फर्स्ट जॉब में करता था, तो एसईसी से कैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड वगैरह करते हैं, वो करते हैं। तो फिर मैं ए रेटिंग वाले कंपनीज को मैंने देखा अच्छा। कि इनको ए रेटिंग क्यों है। तो फिर उन कंपनीज में देखा, तो ये सारे पैरामीटर जो शुरू में स्टार्टिंग वाले जो मेरे पैरामीटर हैं, तो उसी से इन्वेस्टर बिजनेस डेली जो आता है, उसके जो ये वो कौन से रेशियोज देख रहे हैं, किस किस बेसिस पे इसकी ए की रेटिंग है। तो मैं बड़ा टाइम लगाया उसको समझने के लिए, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल सा है। वो उसको ऐसे फर्स्ट टाइम देखते हो तो लगता है पता नहीं क्या है इसके अंदर, किस बात का ए का रेटिंग है। बट आप डीप डाइव करते हो तो फिर वो आप इनसाइट आपको मिलता है कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से उसकी ए की रेटिंग है। तो फिर मैं स्टार्टिंग मैंने फिर अप्लाई करना इसमें चालू किया। फिर मैं इतना डरा हुआ मार्केट से, तो मैं ट्रेड नहीं करता था। हाँ। मैं तो पहले तो हाथ में मैं ऑप्शन तो छोड़ना है बिल्कुल, इससे तो दूर ही रहना है। क्योंकि मुझे उन बुक से पढ़ के इतना आइडिया लग गया था कि ये जो 3-4% मंथली के लिए फाइट हो रही है ना, जो एवरीवन इज नो आफ्टर कि 3% कमाना है मंथ में, तो मैंने कहा इससे मैं कमा सकता हूँ, तो मैं फिर उसमें क्यों इतने रिस्की इंस्ट्रूमेंट में करूँगा। तब फिर जो है, फिर मैंने बड़ी मेहनत करी, मतलब ये जो बनाया सारा मैंने अपना एक्सेल वगैरह, कब खरीदूंगा, वो जो उसके पैटर्न से बड़े अच्छे अच्छे मार्क निर्मिनी के जो वीसीबी पैटर्न है, ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, वो उनको स्टडी करा। फिर मैंने देखा कि अच्छा, इंडिकेटर तो रिपेंट होते हैं, बट प्राइस एक्शन रिपेंट नहीं होता कभी। अगर प्राइस देखोगे वो तो ऐसे ही रहेगा। तो जब वीसीपी पैटर्न को जब मैं देखा, अब मैं वीसीपी पैटर्न कभी कभी ट्रेड करता हूँ, बट मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं उनको अपने स्टॉक में लगा के देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रिस्क भी मैनेज हुआ है, इसमें 8% का लॉस लगाना है, उसके बाद अगर आपके फेवर है तो काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। वाई टू गो इनटू ऑप्शंस देने, फिर वगैरह क्यों करना है। तब फिर मैं इसमें मूव हुआ। फिर मैं अपनी एक अच्छी सी मतलब रिसर्च करे, एक्सेल सीट बनाओ, मतलब एक्सेल सीट मतलब अपना स्पेसिफिक मुझे क्या क्या देखना है। बिकॉज अगर आप वैसे वेबसाइट पे जाकर देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको क्या देखना है एक्चुअली। फिर मैंने उसमें कलर कोडिंग करने लगा कि मेरे को हाईलाइट हो, फर्स्ट टाइम ये हाईएस्ट है। जैसे मैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में देखता हूँ कि मान लो Q&Q जो है प्रॉफिट बढ़ गया, बट पता चलता कि अभी 500 करोड़ का उसका टॉप लाइन है क्वार्टरली, और पहले कभी 700 करोड़ था किसी क्वार्टर में एक, तो मैं उसको नहीं लूंगा, वो हाईएस्ट होना चाहिए। ड्रॉप हुआ है। हाँ, जो उस क्वार्टर का है ना वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं 20-25 पैरामीटर डालने के बाद जाके कुछ थोड़ा बन पाया वो डायमंड सिल्वर। यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती है। पहला कि जो इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से ढूंढ रहा होता है, शाहरुख खान का डायलॉग, इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ, तो वो चीज़ भी उसको शिद्दत से ढूंढना शुरू कर देती है इफ़ इट सीज द कमिटमेंट इन द पर्सन। कि इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे थे, गलतियाँ कर रहे थे, चलो जो भी हो सारी करते, बट यू वर स्टिकिंग अराउंड,
और सही दिशा में फाइनली पहुंचे कि चलो यार सीख के कोशिश करते हैं। उसमें भी नहीं चला, लेकिन फिर भी कहा कि चलो मैं थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ सीखने में भी। और दूसरी चीज़ प्रकाश, आई एम नोबडी टू जज यू, बट आई सी यू एज ए पर्सन ऑफ कमिटमेंट कि अगर एक एक चीज़ उठाई ना तो साल का यूनिट यूज़ होता है कि इतने साल मैंने ये किया, फिर इतने साल मैंने ये किया। ऐसा नहीं कि 15 दिन ये किया, 10 दिन वो किया, या इतने पैसा एग्जॉस्ट किया फिर वो किया। योर बेंचमार्क इज़ ईयर्स यूनिट के तौर पे, एंड दैट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल कि चलो यार ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ ज़िंदगी में, बट उसको समय देना भी ज़रूरी है। हाँ, ये है कि अगर समय शुरुआत में एजुकेशन में चला जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट जब जागो तब सवेरा। नहीं, मेरे साथ एक बेनिफिट और हुआ है कि मैंने ना कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं यूज़ किए हैं। तो अगर मतलब जैसे अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है 10-20 lakhs या 1 करोड़ या 50 lakhs टाइप, तो वो भी मैं वो 10 साल यूज़ करता रहता है। मेरे साथ ये था कि जो मैं सैलरी से बचा लेता था ना, उसी को एक ट्रेड में कर लेता था, और वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वजह से भी मैं बच गया। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता तो मैं 10 ईयर्स तक मैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, कैपिटल एक्सेस इज़ वेरी ईज़ी। हाँ, आजकल तो मोबाइल ऐप पे लाख रुपए का लोन मिल जाता है यार, सीरियसली। हमें कुछ केसेस आते हैं ना आजकल, तो हम देखते हैं उसने 4 जगह से लोन उठाया है, यहाँ से 2 लाख का, उम्र लड़के की 19-20 साल है और लोन 5 लाख का ले रखा है। हाँ, इन योर केस पूरे टाइम जब तक अपन लॉस में थे, एनी रैंडम आइडिया कि कितना पैसा लूज़ किया शुरुआत में जब तक हम सही डायरेक्शन में नहीं चले गए? कितनी फीस दी है, सिंपल भाषा में पूछूं तो? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 lakhs होगा मैक्स। अच्छा, तो 5 लाख 6 लाख फीस दिया है मार्केट को, एंड देन ऑब्वियसली हमने देखा है तो पीएनएल तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप उस 5-6 लाख के ब्रेक इवन पे तो क्रॉस कर ही चुकी हो कब से। फेयर इनफ, फेयर इनफ। नाउ माय फाइनल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस इज कि स्विंग ट्रेडिंग को अपने को 3-4 साल हो गए हैं, एंड यू आप मेंटेन कर रहे हो एक वर्क लाइफ बैलेंस भी, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर गोना कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यस। बट क्या कभी कुछ ऐसा मलाल, सोशल मीडिया जनरेशन में है ना अपन, तो कभी कोई ऐसी चीज़ आती है कि यार इतना नहीं, इतना होता? बहुत रियलिस्टिक आंसर चाहिए मेरे को, क्योंकि इसका आंसर नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, या हाँ हाँ ऐसा करता है, इसमें हाँ सही गलत कुछ नहीं है, इट्स ए चॉइस। कभी ऐसा लगता है कि आई कुड मेक मोर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इफ़ आई डू समथिंग एल्स, या यही में मैं ज़्यादा कैपिटल डाल दूँ, तो कुछ ऐसा? मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो और आप द काइंड ऑफ रिटर्न आई एम गेटिंग, जिस तरीके से मैं मंथली बेसिस पे करता हूँ, जितना रिटर्न मुझे मिल जाता है, और इवन ईयरली बेसिस भी, अगर मैं इसी कैपिटल को भी मैं करता रहूँ ना 4-5 years, आई थिंक आई इन ए बेटर पोजीशन, अच्छा खासा कैपिटल बन जाना चाहिए, है ना। मैं पहले क्या करता था कि सैलरी में से जो सेविंग में करता था, बिकॉज कैपिटल आपको बिल्ड करने के लिए सेविंग से ही होता है। शुरू में आप कैसे ला सकते हो, शुरू में आपको 5 लाख 6 लाख रुपए नहीं मिलेगा। तो जब मैं 1 लाख 1.5 लाख से मैंने चालू किया, या 2 lakhs अराउंड, तो मुझे अगर 10% मिल भी जाता था तो मुझे लगता था बड़ा कम है ये, है ना। तो बट फिर मैंने कहा मुझे किसी तरीके से ना इस कैपिटल को बढ़ाना, बिकॉज मैं तो सही हो रहा हूँ, मैं अपना पुराना 6-7 महीने या साल भर का ट्रेड देखा, मैंने कहा बड़ा अच्छा हो रहा है, सब ठीक जा रहा है, तो क्यों ना कैपिटल को बढ़ाया जाए। और कैपिटल बढ़ाने के लिए मैं फिर इन सब चीज़ों में नहीं गया कि मैं लोन ले लेता हूँ या घर से ले लेता हूँ, या इस तरह करूँगा। तो आई मिनिमाइज माई एक्सपेंसेस, क्योंकि मुझे मंथली इतना मिलता है, इतना मेरे एक्सपेंसेस है, और मैं थोड़ा बचा लेता हूँ। तो वो मेरे सेविंग करी काफ़ी टाइम, मतलब 1-1.5 साल मैंने हर महीने एक्सपेंसेस जो है ना कट डाउन करके मैं अपना सेविंग करता रहा। अब जब वो 10 lakhs क्रॉस करता है ना, तब वो 10% दिखता है कि इट्स 1 lakh नाउ। बट अगर वही 1 लाख से करो, तो जो लोग आधा छोड़ देते हैं, खासकर स्टॉक इन्वेस्टिंग वाले में, कि ऑप्शन में चले जाते हैं, रीजन इज दैट ओनली, बिकॉज वो देखेंगे अच्छा मैं तो 50,000 है मेरे पास, मैं 50,000 लगाऊंगा, 50,000 का 10% 5,000 होता है, वो भी 1 महीने में। तो फिर वो बोर लगता है, उनको लगता है कि ये 50,000 जो है ना, इसको ऑप्शन में लगाते हैं, इसको 1 लाख करेंगे, डबल हो जाएगा, फिर उसको और डबल कर लेंगे। बट आई थिंक स्लो एंड स्टेडी अगर आप इस तरह की चीज़ें भी करते हो, एक ढंग के फंडामेंटली स्टॉक को ढूंढते हो, और आप एक
प्रॉपर मुझे ये लगता है बहुत सारा कुछ देखो, RSI देखो और MACD देखो, या कई सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो सूट कर रहा है आपको बस एक डिसेंट लेवल पे लेना है, जहाँ सब ले रहे हैं उसको नहीं लेना। अच्छा, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जब भी मैं टीवी चला रहा होता हूँ, जैसे कभी घर पे होता हूँ या जैसे मैंने 9 o'clock मार्केट ओपन हुआ, टीवी में अगर किसी स्टॉक के बारे में बात हो जाती है ना, मैं तुरंत एग्जिट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को अच्छा। जिसमें क्राउड ज्यादा है ना वो मेरा स्टॉक नहीं, हाँ। वो बहुत ज्यादा पब्लिक को नहीं पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं जैसे कभी इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा डालना होगा तो मैं ट्विटर पे भी सर्च करता हूँ कितने लोग बात कर रहे हैं, शुरू शुरू में आ जाता है ना, तो अगर तो बहुत कम दिखेगा ना तो दैट इज माई स्टॉक, वो फिर वो प्रॉपर डायमंड है। और अगर वो टीवी में बात हो रही है, हर बंदा बात कर रहा है उसको, लाइक सुजलॉन, मैं इस कंपनी का नाम हाँ। से नहीं लेना, नहीं, इस तरह की जो कंपनीज है, सब लोग, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही है, सभी लोग उसमें घुसे हुए हैं, तो वो मैं उसमें कभी नहीं करे। तो मेरा कभी पूछता है कि अरे इस स्टॉक का क्या करना चाहिए, सब लोग बात कर रहे हैं, मैंने सब लोग बात कर रहे हैं तो ये भी उसको नहीं लेना है। ऐसा कोई ढूंढो जो जो सब लोग नहीं Absolutely. बात कर रहे हैं, जो पता नहीं है सब लोगों को ना, फिर वो चीज मैं इसलिए टीवी में, जैसे अगर कहीं से मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैंने सुन लिया कहीं से, कम लोग समझ पाएंगे इस चीज को कि जो टीवी में चल रहा है उसको एग्जिट करो, उसको में एंटर मत करो, लोग गलती से भी अगर हो उसमें exit तो। करता हूँ उसको। अच्छा, मेरा ये स्ट्रेटेजी बड़ा काम आया है, जब भी मैंने ऐसे हाँ। किया है ना, मैं बचा हूँ कई बार। कोई बता देगा, कोई फ्रेंड है, जैसे मेरे को पहले बोलते थे कि तू बिजनेस एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो तेरे को तो ज्यादा पता होगा स्टॉक वगैरह के बारे में, तो मैं कुछ बोल दूं तो ले लेते थे हम लोग विदाउट लुकिंग एट दैट कंपनी Sure. की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो क्यों डिपेंडेंट रहना आप। आपके दोस्त फिर भी जानते थे। आजकल तो रैंडम सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है जिसका पता ही नहीं है कौन है वो, बस उसका फॉलोअर बेस अच्छा। दैट्स अनदर डार्क साइड ऑफ द होल थिंग। बट बहुत मज़ा आया प्रकाश, हमने इस बार थोड़ा उल्टा किया। जनरली हम पहले हिस्ट्री या जो जर्नी देखते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट टेक्निकल्स। समबडी हु हैज स्पेंट, जिसने बहुत समय बिताया हो ना मार्केट में, एंड देन अपनी गलतियों से सीखे हो एंड देन एक कॉन्टिन्यूस पाथ पे चल रहे हो पिछले कुछ सालों से। इट शोज द कमिटमेंट टुवर्ड्स मार्केट एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट, and such way I felt really happy to have a conversation with you. थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।